हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। ऐसा लगता है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर अब शेरो शायरी का दौर चल पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शेरो शायरी के जवाब उसमें जवाब दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ ना, बिल्कुल आपने सही कहा। और असल में पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था मिर्ज़ा गालिब का एक शेर, उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी फिर पूरा शायरी के अंदाज में उसका जवाब दिया मिर्ज़ा गालिब के शेर से। तो ये पहली बार एक ऐसा हुआ है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच शायरी के अंदाज में, जहां हाउस में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं या जैसे ट्विटर पे या फिर बहस होती है, पहली बार ऐसा माहौल हुआ है कि शायरी अंदाज में एक दूसरे को जवाब दिए गए हैं। अच्छा, अगर ये पहल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बात भी पूरी हो जाएगी और अपनी बात भी कह दी जाएगी। जी हाँ, शायराना अंदाज में वाद विवाद हो रहा है, लेकिन सर जो मूल मुद्दा है कि सीमा विवाद को लेकर, उस पर क्या लग रहा है कि गंभीर प्रयास होगा? क्योंकि चाइना ने अब बातचीत करने से इनकार कर दिया। भारत के पास क्या विकल्प रहेगा? देखिए, विकल्प तो हमारे पास बहुत हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बातचीत तो इनकार कर दिया है, लेकिन फिर एक प्रयास शुरू किया है कि दोबारा से। लेकिन जो 6 जून को बातचीत हुई थी वो इतनी सकारात्मक नहीं रही जितनी उम्मीद थी हमें। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये अभी ऐसा कुछ नहीं है। और ये चाइना का तो आपको पता ही है किस तरह की वो अपनी बातें बदलता रहता है, ज़बान से फिरता रहता है। और हमारे पास बड़े मजबूत चीज़ें हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बातचीत के इनकार करने से। हाँ, लेकिन सवाल ये हैगा कि जिस तरह कल गृह मंत्री का एक बयान आया था कि बड़ा मजबूत नेतृत्व के हाथ हमारे ये चीज़ें हैं, देश संभला हुआ है। तो मुझे लगता है कि चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसको जवाब देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नेपाल ने भी अपना नक्शे को लेके किया है, तो कहीं ना कहीं अब हमें दोस्ती तो हम बहुत अच्छी निभाते हैं, थोड़ी सी सख्त तेवर करने की ज़रूरत है इस वक्त। एक बात और है सर कि भारत ने डिप्लोमेटिक तौर पर भी प्रयास शुरू कर दिया, कई देशों से संपर्क किया, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से। ऐसा लग रहा है कि भारत कोशिश कर रहा है चीन के खिलाफ एक विश्व में एक माहौल खड़ा किया जाए। देखिए, G7 को लेकर सबसे ज़्यादा दर्द है इसमें चीन के। जिस तरह ट्रम्प ने उसमें बात रखी है, तो मुझे लगता है कि हम तो पहले से बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके चलते हैं, पहले प्यार से बात करते हैं, प्यार से नहीं होती फिर हम लात से बात करते हैं। तो जाहिर है कि अब अगर नहीं मानेंगे भी लात से बात होगी। जी हाँ, पहले तो हम प्यार से बात करते हैं, अगर प्यार की बात नहीं सुनते हैं तो फिर बात होगी लात की। आइए बात करते हैं कोरोना के। ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोरोना अब काबू से बाहर होता जा रहा है, लगातार मामले आ रहे हैं। आज खबर आई है कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी को भी कोरोना हो गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सर, ऐसा लगता है कि दिल्ली में अब हालात कुछ कुछ काबू से बाहर होते जा रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली की बात नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा पूरे देश की बात के। पूरे देश में जिस तरह हालात हो गए, देखिए जो ये वीवीआईपीज़ लोग हैं जो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, इनका कम आना जाना होता है, पूरे तरीके प्रिकॉशन लेके चलते हैं, उसके बाद भी ये कोरोना से त्रस्त हो गए हैं और ये इनको कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जो प्रवासी मजदूर गए हैं, जितने लाखों लोग गए हैं, उनका क्या हाल होगा। और बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद हो गई है। मैंने आज लिखा है 89 डेज़ में जो हुए कोरोना को लेके तो हो चुके हैं। इसमें पहले 52 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मार्च महीने में जब 1000 केसेस थे, उसके बाद उस मार्च में 17 प्रेस, आज आपने पूरा सिलसिलेवार लिखा मैंने कि पहले 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके मैं बाद जरा दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे प्रधान संपादक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोरोना को लेकर बहुत ही अच्छा लेख लिखा है। आप जरूर युग करवट के तीसरी आंख कॉलम देखिए। जी सर, बताइए क्या। तो उसमें मार्च में जो है 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अप्रैल में 26 हुई और उसके बाद मई में फिर उसका कम होगा और जून में सिर्फ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों में एक दहशत भी है कि ना जानकारी उनको पूरी मिल पा रही है कि किस तरह से क्या होगा। और इस पहले सरकार के नुमाइंदे होते थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते थे, आईसीएमआर के लोग बैठा करते थे, अब वो इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि सरकार जो है वो मीडिया को फेस करने के साथ हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मुझे लगता है दिल्ली सरकार ने भी इस तरह से बंद कर दिया अपने आप को। और गुजरात सरकार में तो एक ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज तक, अभी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है वहाँ पे। तो और वहाँ टेस्टिंग भी ये कहे कि बहुत लोग दहशत में। तो मुझे लगता है कि अब कोरोना को लेकर जितनी संवेदनशील पहले सरकार थी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केजरीवाल जी की, या और सरकारें हों, वो अब इतनी संवेदनशील नहीं हैं। और मुझे लगता है अब चुनाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
मैंने दिल्ली की बात इसलिए की क्योंकि WHO ने आगाह किया है कि दिल्ली में शायद कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो गई है। ये बहुत ख़तरनाक है। अगर ये स्टार्टिंग हो गई तो आप देखिए दिल्ली में तमाम देश के लोग होते हैं, उनका आना जाना भी रहता है, सीमाएं खुल चुकी हैं। तो ये अगर दिल्ली में इस तरह का ये WHO ने संकेत दिए हैं तो मुझे लगा ये बहुत ख़तरे की घंटी है। और देखिए हम लोग फिर एक बार अपील करेंगे सभी लोगों से कि इस जितनी छूट दी गई है उतना ख़तरा बढ़ गया है। और जो 28 दिन और 30 दिन और 21 दिन के लॉकडाउन थे उसमें इतना ख़तरा नहीं था, लोग घरों में थे। अब छूट दे दी गई है, अब जितना हो सके फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तभी हम शायद इस बीमारी से बच सकते हैं, वरना बहुत ख़तरनाक दिन आने वाले हैं। जी हाँ, हमारे प्रधान संपादक जी का कहना है कि इस छूट तो मिली है लेकिन इस छूट का नाजायज़ या कुछ और गलत तरीके से फ़ायदा मत उठाइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, घरों में ही रहिए। सर, आपने चुनाव की बात करी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के कार्यकर्ताओं को रैली के माध्यम से संबोधित किया, वर्चुअल रैली में। क्या चुनाव कोरोना काल में इस तरह का चुनाव को सही है, सही कहेंगे इस तरह? नहीं, देखिए ये बहुत गलत है इस समय इस चुनाव की बातें करना। देखिए अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत भयंकर हो गई है। और उसके बावजूद अगर चुनाव की बातें हो रही हैं कि बिहार में उन्होंने पहले करी, आज वेस्ट बंगाल में की, और मैंने उनके रैली को पूरा सुना है, कहीं भी कोई कोरोना को लेके उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। वो लगातार ममता बनर्जी से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तो मुझे लगा ये राजनीति का वक्त नहीं है इस वक्त। अभी चुनाव में अगर हम देखिए अपने हाथ में, चुनाव अगर बाद में भी हो सकते हैं 2-4 महीने तक, जब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की परेशानी टल रही है। जी, मेरा भी यही सवाल था कि जब स्कूल कॉलेज बंद है, औद्योगिक गतिविधियां बंद है, क्या चुनाव को कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए टाला नहीं जा सकता है? नहीं, बिल्कुल टाला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना में जिस तरह से मोदी सरकार की छवि अच्छी हुई है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से कर लिया, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेके भी कुछ इसमें फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही हो। क्या सरकार के, या हम पर्टिकुलरली कहें तो बीजेपी नेतृत्व को अब कोरोना से ज़्यादा चुनाव जीतने की ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं, ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से ये रैली हुई है तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को कम से कम थोड़ा 2-4 महीने के बाद इस तरह राजनीतिक गतिविधियां शुरू करना चाहिए थी। देखिए तमाम आपने पूरी तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में पाबंदियां लगा दी हैं, कहीं कोई सभाएं नहीं होंगी। अब आप इस तरह सभाएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों को मौका मिलेगा इस बातों कहने का। तो मैं समझता हूँ कि अभी चुनाव की बात हम 2-4-6 महीने बाद टाल देते। देश आर्थिक स्थिति से बड़ा जूझ रहा है, कम से कम वो पटरी पे आ जाता, स्कूल कॉलेजेस छोड़ जाते, तो कम से कम फिर राजनीति की बात होना चाहिए। फिर सरकार के पास देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़ी मजबूत स्थिति में है, उनको घबराने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहीं रैली हो रही है। इस जून में उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा वर्चुअल रैली करने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए 2022 की तैयारियां हैं नहीं अभी ये तो तैयारियां आप मान लीजिए, बीजेपी तो 1 साल पहले तैयारियां करती है, तो 2022 में चुनाव होना है, उसमें स्टार्टिंग में होना है, तो उत्तर प्रदेश में भी आप समझ लिए कि 1.5 साल का ही समय बाकी है, तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ, बीजेपी ने शायद चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, उसे अब शायद कोरोना से होने वाले खतरे का आभास नहीं हो रहा है। एक सर और बात करते हैं कोरोना को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश और गाज़ियाबाद में पिछले 3 दिनों में बहुत सारे मामले आ गए। क्या ये जो अभी छूट मिली है इसका कोई असर दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए छूट का असर तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले से छूट काफ़ी दी जा चुकी थी, और हमारे यहाँ अभी भी इतनी छूट नहीं दी है प्रशासन ने जितनी और ज़िलों में दी गई है। नोएडा और गाज़ियाबाद में ख़ासकर मैंने देखा है कि अभी सीमाएं भी सील हैं, नोएडा की सीमा भी सील है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो पेशेंट्स बाहर के हैं जो वो अब आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे यहाँ स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो रही है। और मुझे लगता है कि डीएम गाज़ियाबाद ने अभी भी इतना छूट नहीं दी है, उन्होंने हर टाइम फिक्स कर दिया है। आज भी बाज़ारों का वही दिन है, एक दिन छोड़ के हो रहा है, जबकि पूरे देश में बाज़ार खुल गया है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह टेस्टिंग हो रही है और जो बाहर के मरीज़ आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं अब असर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार ने कल अपने ट्वीट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, क्या कहेंगे सर? हाँ, वहाँ के डॉन के जो उसके हैं वो फहद, उन्होंने बहुत लिखा है, उन्होंने ये तारीफ़ की है और ये कहा है कि उन्होंने कि महाराष्ट्र सरकार की गलतियाँ और उत्तर प्रदेश सरकार का जितना अच्छा काम हुआ है, पाकिस्तान को उससे सबक लेना चाहिए। तो देखिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी।
कम से कम देखिए आज उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, देखिए पूरे देश की अगर हम राज्यों की बात करें, अपने भारत की भी, तो जिस तरह उन्होंने तैयारियां करी थी, निसंदेह उसमें इतना फ़र्क है कि आज हमारे यहाँ मौतों की संख्या इतनी नहीं बढ़ी है या मरीजों की संख्या इतनी बढ़ी जो अन्य राज्यों की बढ़ गई है। इसीलिए देखिए पाकिस्तान के अखबार डॉन ने उनको लेख किया, उनका नाम का सरकार का पूरा लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार की गलतियाँ और उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छाइयाँ और तैयारियाँ जो उन्होंने की हैं, हमसे सबक लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन सर दुनिया भर में टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में टेस्टिंग जिस संख्या में होनी चाहिए वो उस संख्या में नहीं हो रही है। देखिए इसमें हाँ कहीं ना कहीं बात आई थी कि 3 लाख की कैपेसिटी और 1 लाख हो रहे हैं, तो इसमें अब शायद उन्होंने फिर आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से संख्या बढ़ाई जाएगी और टाइम भी इसका तय कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये शिकायत नहीं होगी। सर बात करते हैं दिल्ली के केजरीवाल सरकार के फैसले के, जिसे उपराज्यपाल ने पलट दिया है। क्या ऐसे फैसले से जो संघीय ढांचा है हमारा उसको चोट पहुंचती है? क्योंकि दिल्ली राजधानी है, वो सबके लिए है, अस्पताल है तो सबके लिए। क्या कोई दिल्ली वासियों के लिए अस्पताल हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए केजरीवाल सरकार का फैसला सही नहीं था और ये वो चाहते थे कि शायद हम दिल्ली के हीरो बन जाएंगे इस तरह से कि दिल्ली वालों की बात करके, लेकिन दिल्ली वालों ने भी इस फैसले को सही नहीं माना था और वहाँ के एलजी ने जिस तरह उसको पलटा, मैं समझता हूँ ठीक है। क्योंकि अगर ये तय हो जाए कि गाज़ियाबाद के लोग दिल्ली में जाके इलाज नहीं कराएंगे, दिल्ली वाले गाज़ियाबाद नहीं कराएंगे, तो फिर व्यवस्था ही सब ठप हो जाएगी। ये किसी का ऐसा नहीं है कि साहब एक बाउंडेशंस हो गई है, इसमें नहीं हो जाएगी। फैसला ठीक नहीं था और देखिए इसको लोगों ने बड़ा अच्छा भी नहीं माना था और एलजी ने इसको पलट दिया। मैं उनके स्वागत करता हूँ उनके फैसले का। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने जो फैसला लिया था वो जनता के लिए किसी भी तरह से हितकारी या संघीय ढांचा के अनुरूप नहीं था। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।